Hello students, welcome to our channel NCERT Adda. Today we are going to study the rise of nationalism in Europe, chapter of history, class 10th. अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, उस चैप्टर में आपको एक पेंटिंग दी हुई है 1848 में, जो कि फ्रेडरिक सोरो ने पेंट की थी। तो पहले उस पेंटिंग को समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेडरिक सोरो का जो पेंटिंग है जिसकी मैं बात कर रही थी उसके बारे में। इन 1848 फ्रेडरिक सोरो जो हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 4 प्रिंट्स का सीरीज़ बनाया है जिसमें इन्होंने विजुअलाइज किया है पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के नाम से। ठीक है, अब हम फिगर नंबर 1 देखते हैं। इसमें एक्चुअली में जितने भी मैन एंड विमेन हैं, सारी उम्र के और सारी क्लास के, यानी रिच हो, पुअर हो, फर्स्ट ई स्टेट है, सेकेंड ई स्टेट है, ये कोई मैटर नहीं करता। द मैन एंड विमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, जो कि कहाँ के लोग हैं, अमेरिका एंड यूरोप के, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन की तरह मार्च करते हुए जा रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। होमेज का मतलब है ट्रिब्यूट पे करना। एंड यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कौन सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि अमेरिका ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस को गिफ्ट किया था एज अ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, एक फ्रेंच आपका जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो तो आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, एंड दूसरा कहाँ है आपका, फ्रांस के अंदर। तो ये जो फ्रांस वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको होमेज देते हुए यानी ट्रिब्यूट देते हुए पास हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी को फीमेल फिगर की तरह क्या किया था, पर्सोनिफाई किया था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या लिया है, फीमेल फिगर लिया है, जिसके एक हाथ में तो क्या है आपका टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और सेकेंड हाथ में उनके पास है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब आप नीचे देखेंगे पेंटिंग के नीचे तो अर्थ पे आपको टूटे फूटे तख्त और ताज के टुकड़े देखने को मिलेंगे, जो कि क्या दिखा रहा है, सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। वो क्या हो गया है, अब मोनार्की क्या हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एंड सोरो के ओटोपियन विजन में, ओटोपियन का मतलब है ऐसा सोसाइटी जो एक्चुअली में क्या नहीं करता है, आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इंडिया में हम बात करें राम राज्य की, जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ओटोपियन विजन का मतलब ऐसा सोसाइटी जो कि रियली में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस पेंटिंग में ओटोपियन विजन में उन्होंने जो जितने भी नेशंस हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया है, उनके फ्लैग्स के थ्रू एंड उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि जैसे यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड जो हैं वो क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं, तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं। फ्रांस जो है अपने ट्राई कलर फ्लैग के थ्रू जाना जा रहा है और वो कहाँ खड़ा है, बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में, यानी वो क्या करने वाला है, वो भी इंडिपेंडेंट नेशन बनने वाला है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या करने वाला है, पास करने वाला है। अब उसको फॉलो करते हुए कौन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, जिसका ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोरो ने जब इस पेंटिंग को बनाया तब जर्मन पीपल एग्जिस्ट करते थे, पर एक इंडिपेंडेंट जर्मन नेशन जो था वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था कहीं पे भी। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं वो जर्मनी को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब फॉलो करते जा रहे हैं, होमेज ट्रिब्यूट करके पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ऊपर हेवन में आप देखेंगे तो क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स जो हैं वो ऊपर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और ऊपर एक सिंबल दिख रहा है किसका, फ्रेटर्निटी का, यानी क्राइस्ट ने उस सिंबल को कैसे सिंबलाइज किया है इस पूरे पिक्चर को, फ्रेटर्निटी के ऊपर। फ्रेटर्निटी का मतलब है फादरहुड, द लैंड ऑफ फादरहुड। तो ये पूरा है विजन, ओटोपियन विजन किसका, फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग का। चलिए अब पेंटिंग को समझने के बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब आप लोगों ने सबने 1789 वाला रिवोल्यूशन देखा है, और जो रेवोल्यूशन था 1789 का, उस रेवोल्यूशन ने ही पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म का जो राइज है वो किया है। अब एक बार हम क्या करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो था 5th में 1789 को क्या हुआ था, द ई स्टेट जनरल का मीटिंग था। उसके बाद में 28 जून 1789 को क्या हुआ था, इंडोर जो टेनिस कोर्ट ओथ था वो हुआ था, जिसमें लोगों ने अपने आप को, थर्ड ई स्टेट ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था, नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था फ्रांस का। उसके बाद 14 जुलाई
14 जुलाई 1789 में स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टाइल, एंड 4 अगस्त को फाइनली फ्रांस क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, एंड 1791 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद में 1791 के बाद में 21 सितंबर 1792, इसके बीच में बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट होते हैं, क्लब्स आते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आता है, उसके बाद में वो कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं अगेंस्ट लुई किंग 16, एंड फाइनली 21 सितंबर 1792 को फ्रांस क्या बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। एंड 21 जनवरी 1793 में लुई किंग 16 को हम क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड उस टाइम पे जो गवर्नमेंट में इलेक्ट होती है उसका नाम होता है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन जब इलेक्ट होती है तो वो 1793 से 1794 में वर्क करती है। उसको हम उस पीरियड को, पर्टिकुलर पीरियड को हमने रीन ऑफ टेरर भी बोला है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसके बाद में जो गवर्नमेंट फ्रांस को रन करती है वो होती है डायरेक्टरी। एंड फाइनली डायरेक्टरी के कोलैप्स होने के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है 1804 में। तो ये एक क्विक रिव्यू था पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो अब हम कहाँ से इसको उठाएंगे चैप्टर को, 1789 के रेवोल्यूशन से, कि 1789 में जब फ्रांस रिपब्लिक होता है उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जब ये रेवोल्यूशन का पूरी बात चली तो फ्रांस के अंदर क्या चेंज आया, अ क्रिएट ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का लोगों को फील आने लगा कि हम जो हैं एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं और हम सब लोग एक ही हैं। तो सबसे पहली बार इस रेवोल्यूशन से लोगों को समझ में आने लगा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सेकेंड, आइडियाज़ ऑफ ला पाट्रे द फादरलैंड, यानी जो हमारा देश है वो हमारा क्या है, फादरलैंड है। एंड ले सिटियोन, मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी समझाया था कि मॉन्जोर एंड मैडम, जो दो वर्ड यूज़ होते थे एज अ सैल्यूटेशन, उसको हटा के ये लोग द सिटीजन यूज़ करने लगे मैन एंड विमेन के लिए। उसके बाद में इक्वल राइट्स दिए गए सबको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट किया गया एंड हॉइस्ट किया गया। ईस्ट स्टेट जनरल जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया पूरे ईस्ट स्टेट जनरल को, एंड उसको रीनेम करके उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। उसके बाद देखते हैं हम न्यू हाइम्स कंपोज हुए, नेशनल एंथम कंपोज हुआ, ओथ ली गई, जो लोग मार्ट डाउन हुए हैं उनके नाम पे सेरेमोनियल बिल्डिंग्स बनाई गई, यूनिफॉर्म लॉज लेके आए ये लोग पूरे सिटीजन्स के लिए, यूनिफॉर्म वेटेड सिस्टम लेके आए, मेजर्स लेके आए ताकि प्रॉपर वेट एंड मेजर का सिस्टम होगा तो उससे क्या होगा कि क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रेंच तो जो थी, फ्रेंच लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज बन गई, एंड पूरे पेरिस में फ्रेंच को जो रीजनल डेलिकेसीज थी उनको छोड़कर फ्रेंच को लिखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा, एंड फ्रेंच आपकी वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गई। मोर ओवर पेरिस को हमने क्या बनाया, कैपिटल ऑफ फ्रांस बनाया। यहाँ तक हमने क्या देखा, पूरा आपका डेवलपमेंट देखा फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। अब इसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, आसपास की सिटीज़ होती हैं फ्रांस की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर होती है, इन्फ्लुएंस जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का उनके ऊपर, एंड वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका सोसाइटी क्रिएट्स करते हैं, क्लब क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग जैकोबिन क्लब क्रिएट करते हैं, एंड फ्रेंच लोगों को बुलाते हैं कि आप लोगों ने जैसा अरेंजमेंट आपके फ्रांस में किया है वैसा ही अरेंजमेंट आप क्या करो, हमारे यहाँ पे भी करो और हमें भी हेल्प करो मोनार्की को डिक्लाइन कर इंडिपेंडेंट होने में। अब धीरे धीरे क्या होता है, डायरेक्टरी के बाद में हमने देखा कि डायरेक्टरी के कोलैप्स होने के बाद में कोई भी बचता नहीं है फ्रांस को क्या करने के लिए, रूल करने के लिए। तो नेपोलियन जो होता है वो आके फ्रांस को कॉन्कर करता है 1804 में। अब देखिए नेपोलियन क्या है, बहुत ही एक छोटे देश से आया हुआ एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का है जिसको क्या करना है, पूरे यूरोप पे अपना राज करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो आता है तो डिफरेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेके आता है, और बाद में धीरे धीरे उन पॉलिसीज़ को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है लोगों से जो पॉलिसीज़ वो देता है। तो अब हम पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट 1804, या फिर जिसको हम बोलते हैं द कोड ऑफ कंडक्ट 1804। चलिए अब हम देखते हैं द सिविल कोड ऑफ कंडक्ट 1804 और द नेपोलियनिक कोड 1804।
4। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही फ्रांस की कंट्री में आर्मी आती है, नेपोलियन की कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारे आसपास के जो सिटीज़ होते हैं और आसपास के जो यूरोप के कंट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेंच आर्मी को वेलकम करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आपने जो मेजर्स यहाँ फ्रांस में अडॉप्ट किए हैं ये हमारे यहाँ पे अडॉप्ट किए जाएँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मेजर्स उन्होंने लिए थे, उसके बाद में इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और कैसा लोगों के ऊपर इसका इम्प्रेशन पड़ता है। सबसे पहले जितने भी प्रिविलेजेस थे जो बर्थ पे दिए जाते थे फ्रांस की सोसाइटी में क्लर्जी एंड नोबल पीपल को, वो सारे उनसे ले लिए गए। टेक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था फ्रांस के 1791 में। अब उसके बाद में सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दिया गया, यानी जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं उनके पास ये राइट, वो लॉ के अंडर उसको क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव राइट टू प्रॉपर्टी और सिक्योर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। अबॉलिश द फ्यूडल ड्यूज, जितने भी फ्यूडल ड्यूज थे उनको अबॉलिश किया गया, जैसे टिथ, टाइल और जितने भी टैक्सेशंस थे उन सबको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम उन्होंने लागू किया। उसके बाद में उन्होंने पीजेंट्स को सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। सर्वडम मेनोरियल ड्यूज यानी स्लेवरी वाले जितने भी काम हैं, स्लेवरी वाले जितने भी ड्यूज हैं, उनसे उन्होंने क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया पीसेंट्स को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी पढ़ा था 9th क्लास में और हमने देखा था कि जो कन्विक्शन थी उसने तो उसको हटा दिया था, बट वापस से जब हमने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने वापस से क्या किया था, इसको आके इंट्रोड्यूस किया था, तो वो क्यों किया था वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी हटा दिया गया। गिल्ड एक्चुअली में होता क्या है, जब भी मार्केट में सेम काम करने वाले लोग, जैसे मान लो 2-3 लोग हैं जिनकी कपड़े की दुकान है और वो सेम तरह का काम करते हैं, यानी वो सिर्फ कपड़ा बेचने का काम करते हैं, तो वो लोग क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं गिल्ड। उसमें ये लोग क्या करते हैं, प्राइजेस को डिसाइड कर लेते हैं कि इससे हाई प्राइस पे हम लोग सेल नहीं करेंगे अपना माल और इससे कम प्राइस पे हम अपना माल सेल नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं गिल्ड। तो गिल्ड के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद में यूनिफॉर्म लॉज लेके आए ये लोग, स्टैंडर्डाइज वेट लेके आए, मेजर लेके आए, ताकि गुड्स के एक्सचेंज में, सेल में दिक्कत ना आए। एक कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अब जितने भी बिजनेसमैन्स हैं और जितने भी लोग हैं वो इजीली क्या कर पाए, ट्रेड कर पाए अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में। इजी हो गया अब एक्सचेंज किसका, करेंसी का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को और भी अच्छा बनाया गया। अब जितने भी ये मेजर्स लिए गए, जितनी भी छूट लोगों को दी गई, उससे लोग पहले तो क्या थे, इनिशियल लेवल पे मतलब लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन थे। कुछ लोगों ने इसका वेलकम किया, जैसे कि आसपास के जो लोग हैं, ब्रुसेल्स है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, मिलान है, इन लोगों ने फ्रेंच की आर्मीज़ को वेलकम किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो आपने जैसा काम वहाँ किया है वैसा काम आप हमारे यहाँ पे भी करें। बट धीरे धीरे अब जैसे नेपोलियन क्या था, वो वॉर में बहुत ज़्यादा इंगेज रहता था। जैसे ही उसने फ्रांस को कॉन्कर किया उसके बाद में उन्होंने आसपास के कंट्रीज से वॉर करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको भी पता है जब वॉर होता है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में हमें आर्मी चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी छूट इन लोगों को दी गई थी, धीरे धीरे लोगों से उन लोगों ने स्नैच करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग जो कि बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट हो रहे थे, नेपोलियन के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके जो ये अब रिएक्शंस थे सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, और वो फ्रेंच आर्मीज़ को कैसे देखने लग गए, एक हॉस्टाइल लोगों की तरह देखने लग गए। अब ड्रॉबैक्स क्या हो गए थे, टैक्सेशन जो था नेपोलियन ने वो इंक्रीज़ कर दिया था ताकि ज़्यादा पैसा आए, और जब ज़्यादा पैसा आएगा ट्रेजर में तो वो ज़्यादा वॉर में इंगेज हो पाएगा। सेंसरशिप लगा दिया था। सेंसरशिप का मतलब होता है रोक लगाना किसी भी चीज़ पे, चाहे वो मीडिया पे हो सकता है, ठीक है, चाहे वो न्यूज़ टेलीकास्ट पे हो सकता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे रोक लगाना। उसके बाद में उन्होंने फोर्स एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया था आर्मीज़ में, ताकि वो क्या कर सके, पूरे यूरोप को कॉन्कर कर सके। अब इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर पेज पे आपको 2 फिगर दे रखे हैं, पिक्चर नंबर 4 एंड पिक्चर नंबर 5। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एनटीएससी के पर्पज़ से। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एनटीएससी के पर्पज़ से। स्टेज 2 में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं, तो इस चैप्टर के आपको एक एक लाइन, एक एक सोर्स, एक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक एक पिक्चर याद होनी चाहिए। इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ में हर एक पिक्चर को समझा पाऊँ। हमने फ्रेडरिक सोरो का पेंटिंग देखा, अब हम 2 जो फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 4 है उसको समझते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिगर नंबर 4।
चलिए अब हम फिगर नंबर 4 डिस्कस करते हैं, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी। इस पेंटिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किसने पेंट किया है? कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने। अब इन्होंने एक्चुअली में जो फ्रांस सोल्जर्स हैं उनको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? बाय ब्लू, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। उनको ऐसे पोर्ट्रे किया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो एक पीजेंट का कार्ट आ रहा है, उसको सीज करके खड़े हुए हैं। सेंटर फोरग्राउंड में आप देखोगे तो हैरास कर रहे हैं एक यंग वुमेन को एंड फोर्स कर रहे हैं पीजेंट को अपने घुटनों के बल बैठने के लिए। और वहीं पर ही आप देखोगे तो ऊपर चढ़ के ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सरकाज़म वे में, सरकास्टिक वे में बोला है। उस ट्री के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको क्या लिखा है, मतलब जर्मनी में लिखा हुआ है, बट हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको सरकास्टिक रेफरेंस दिया है यहाँ पे किसने? पेंटर ने। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि फ्रांस जो है, फ्रांस के जो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द लिबरेटर्स, बट वो कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल जो मोनार्क ने किया, जो लुई किंग 16 ने किया, वैसा ही काम कर रहे हैं। बट वो क्या शो कर रहे हैं? दैट वी आर द लिबरेटर्स। तो ये पेंटिंग टोटली अपोजिट है किसके? आपके जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली में लिबर्टी फ्रांस की, उसके बारे में। चलिए अब हम फिगर नंबर 5 डिस्कस करते हैं, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस। एक्चुअली में नेपोलियन जो है उसको यहाँ पे एज अ पोस्टमैन दिखाया गया है। और ये कब का है? जब नेपोलियन लिप्जिंग की वॉर हारकर अपने घर वापस जा रहा होता है 1813 में। तो जितने भी लेटर्स उसके बैग से ड्रॉप हो रहे हैं, जो गिरते हुए लेटर्स हैं, उनको ऐसे यहाँ पे दिखाया है, पोर्ट्रे किया गया है कि नेपोलियन जो है धीरे धीरे 19th सेंचुरी में क्या कर रहा है, अपनी जो टेरिटरीज़ है उनको खोता जा रहा है, लूज़ करता जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज डीड्स।